Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sultan Mahmood and students we are learning normal distribution inverse use of area table. लास्ट टाइम मैंने आपको इन्वर्स यूज़ ऑफ एरिया टेबल बताया था जब हमने एक्स वैल्यूज़ को ट्रीट किया था और हमने कोई पॉइंट्स फाइंड आउट करने थे तो हम डायग्राम बनाते थे, उस डायग्राम के थ्रू जो है हम वो पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते थे। आज उसी इन्वर्स एरिया टेबल का हम प्रैक्टिकल यूज़ देखेंगे, कहाँ पर ये अप्लाई किया जाता है। एक्चुअली जब हमने ये काम किया था स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल के थ्रू भी, जहाँ पर मीन जो था वो 0 था और वेरिएंस जो था वो 1 था, लेकिन यहाँ पर आपकी सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पर हम x को ट्रीट करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के अंदर और हम देखेंगे कि कैसे हम वो वैल्यू जो है वो एवेलुएट करते हैं। डिफरेंट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको हैंडल करेंगे। आइए पहले हम अपनी पहली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। देखें ज़रा, द हाइट ऑफ अ जंपर, the height a jumper will clear each time he jumps is a normal random variable with a mean of 6 feet and standard deviation of 2.4 inches। यानी कि जो जंप है, हाई जंपर जो है वो कितना 6 फीट जो उसकी हाइट है, एवरेज हाइट जो है वो अचीव करता है वो 6 फीट है और साथ में जो उसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 2.4 इंचज़ है। वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है, यानी कि जितनी हाइट में वो हर बार जब वो जंप करता है तो कभी हाइट उसकी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, लेकिन वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। कहता है व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट हाइट ही विल जंप विद प्रोबेबिलिटी 0.95। तो कितनी हाइट है कि वो वाली ज़्यादा से ज़्यादा वो कितनी हाइट होगी कि जो वो 0.95 प्रोबेबिलिटी के साथ जंप कर लेगा। अब ये पहले क्वेश्चन तो हमारा ये है। तो दूसरा है व्हाट इज़ द हाइट ही विल क्लियर ओनली 10% ऑफ द टाइम। और कितनी हाइट ऐसी है कि वो सिर्फ 10% ऑफ द टाइम जो है वो उसको अचीव कर सकेगा, यानी कि टोटल 100% में से सिर्फ 10% ऐसे चांसेस होंगे कि वो उस हाइट को अचीव कर सके। हमने ये दो क्वेश्चन जो हैं इसको थोड़ा लॉजिकली लेकर चलना है। हम पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, पहले पार्ट की तरफ आते हैं, लेकिन इससे पहले जो जो इन्फॉर्मेशन हमें अवेलेबल है वो लिख लेंगे। देखें ज़रा, जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो सबसे पहले मैं इसकी इन्फॉर्मेशन लिख लेता हूँ। देखें जी, इन्फॉर्मेशन मेरे पास जो है, जो मीन जो है वो 6 फीट है और स्टैंडर्ड डेविएशन 2.4 है। आप यूँ लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू 6 फीट एंड सिग्मा इज इक्वल टू 2.4 इंचेस। म्यू इज इक्वल टू, इसको भी इंचेस में कन्वर्ट कर लें तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 12, 1 फीट 12 इंचेस के इक्वल होता है, तो इसलिए 6 फीट जो होगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज इक्वल टू 72 इंचेस। हमारे पास मीन 72 इंचेस है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 2.4 इंचेस है। अब इसके बाद जो है हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट हाइट ही विल जंप विद अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.95। ओके, प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट बनाने से पहले हम अपनी डायग्राम की तरफ आते हैं और उसमें हम चेक करते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। देखें, ये है जी मेरी एक्स स्केल। नो, याद रखना है कि एक्स स्केल जो है वो आपकी हाइट्स को शो कर रही है। अब जो हाइट बढ़ती जाएगी, रिमेंबर, जो हाइट बढ़ती जाएगी उसके उस हाइट को क्रॉस करने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। आप जितनी ज़्यादा हाइट के ऊपर बार लगा देंगे तो वो बार को उसको क्रॉस करने की प्रोबेबिलिटी कम होगी। जितनी कम हाइट होगी उतनी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी उसको अचीव करने की, उसको क्रॉस करने की। सो जितना बार आप नीचे लगाएंगे वो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो उसको क्रॉस कर ले, और जितना बार आप ऊंचा रखेंगे तो कम प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। जो आप आगे मूव करते जाएंगे, हाइट को बढ़ाते जाएं, उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। सो मुझे पहला पार्ट जो चाहिए इस क्वेश्चन का वो ये है कि जी व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट हाइट ही विल जंप विद अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.95, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो कितनी हाइट होगी कि वो जंप कर लेगा और उसके जंप करने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 0.95 हो। 0.95 का मतलब है अगर मैं यहाँ से बात स्टार्ट करूँ, यानी कि ये स्मॉलर हाइट्स हैं, हाइट्स जो बढ़ती जा रही हैं उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। ये वाली इतनी हाइट को फर्ज कर लें कि इतनी हाइट को जंप करने की प्रोबेबिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा है। थोड़ी सी हाइट है, इजीली जंप कर जाएगा, बहुत चांसेस हैं। यहाँ पर जो वो आगे बढ़ेगा उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी, जो आगे बढ़ेगा उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। अब मैंने वो वाला एक पॉइंट जो है वो इसमें से सिलेक्ट करना है कि वो मैक्सिमम हाइट के जो वो 95% ऑफ द टाइम अचीव कर ले। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये इतनी हाइट है कि वो 100% ऑफ द टाइम अचीव कर लेता है। 100%, मैंने कि प्रॉब्लम ही कोई नहीं होती उसको वो हाइट अचीव करने में। लेकिन जो ही मैं आगे बढ़ता हूं
उसके 5% चांसेस को कम कर देता हूँ। जो ही मैं आगे बढ़ता हूँ उसकी हाइट को बढ़ाता हूँ तो उसको क्रॉस करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कम होती जाएगी। तो इसका मतलब ये है, मैं फर्ज कर लेता हूँ कि ये वो हाइट है, ये दिस वन। आप इसको इस तरह से हाइट को ऐसे समझ लें, ऑर्डिनेट की शक्ल में आप यूं समझ लें, बात को समझना आसान हो जाएगा। ये वो हाइट है कि इसको क्रॉस करने की प्रोबेबिलिटी उसकी 95% है। अगर मैं इससे पीछे रखता तो उसकी प्रोबेबिलिटी 97% होनी थी। हाइट को मजीद कम कर देता तो 99% हो जाती, और अगर शुरू में रख देता तो वो 100% हो जाती। तो इसका मतलब है दिस इज माई रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ये मेरा वो पॉइंट है कि जो मैंने फाइंड आउट करना है, और इसको क्रॉस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 95%। दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि ये वाला हिस्सा जो है ये 5% आ गया, और ये या इससे ज्यादा जो है ये आपका 95%। 95% चांसेस है कि वो ये वाली हाइट तो क्रॉस कर ही लेगा। अब इसका मतलब है कि हमारी प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट जो है, फर्स्ट कर लेते हैं, मैं इसको H1 का नाम दे देता हूं। हमारे पास दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट हाइट मालूम करनी है, H1 को क्रॉस करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 95% है। दूसरे लफ्जों में आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट अगर आप बनाएंगे तो यूं लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की, क्योंकि ये एक्स की स्केल है तो मैं एक्स के मुताबिक अपना लिखूंगा, एक्स स्केल, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू H1 इज इक्वल टू 0.95। ऑब्वियसली H1 से ग्रेटर की जो सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज क्या है, 0.95 है, एंड दिस इज द मैक्सिमम हाइट ही विल गेन विद अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 95%, 0.95। अब यहाँ पर आप इसको जो है वो इजीली कर सकते हैं, ये आपके पास 0.95 आ जाएगा। इसको आप z में कन्वर्ट कर लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ z करने के लिए x माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज ग्रेटर देन इक्वल टू H1 आपके पास है, ये वैसे ही आ जाएगा, म्यू जो है जी वो है जी 72 माइनस 72 ओवर सिग्मा जो है दैट इज 2.4। सिग्मा 2.4 है और म्यू जो है वो 72 है। यहां से आप इसको z स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर लें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू ये आ जाएगा H1 माइनस 72 ओवर 2.4। क्लियर? अब इसी स्टेटमेंट को मैं यूं भी लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब देखें ग्रेटर देन का साइन आ गया ना, मैं थ्योरम अप्लाई करने लगा हूं, वो जो हमने सेकंड थ्योरम अप्लाई किया था टेबल को यूज करने का, ग्रेटर देन वाला थ्योरम, 1 माइनस 5 ऑफ, ये 0.95 आपका साथ साथ चल रहा है, पहले इसको साथ लिख लेना, फिर बाद में मैं इसको दोबारा लिखता हूं। ये 0.95 तो आपका साथ साथ चल ही रहा है, 0.95 सॉरी, ये आ जाएगा जी 0.95। अब आप देखें कि यहां पर आप सेकंड थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, दिस इंप्लाइज 1 माइनस 5 ऑफ H1 माइनस 72 डिवाइडेड बाय 2.4 इज इक्वल टू 0.95। ठीक हो गया? ये वाला हिस्सा उस साइड पे चला जाएगा, वो इस साइड पे आ जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0.95 इज इक्वल टू 5 ऑफ H1 माइनस 72 ओवर 2.4। नो अब आप इसको इजीली कर सकते हैं, देखें जरा, ये आ जाएगा 0.05 और यहां पर आपके पास 5 के लिए ये इसके इक्वल आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 0.05 इज इक्वल टू 5 ऑफ H1 माइनस 72 ओवर 2.4। और ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जो हमने किए हैं, जो पीछे हमने पिछले लेक्चर के अंदर क्वेश्चन किए थे, बिल्कुल वैसे ही आपका एक सिनेरियो बन गया। अब आप क्या करें, फाई को इस साइड पे लाएंगे तो फाई इनवर्स की शक्ल में आ जाएगा, और उसके बाद ये वाला यहां से आप H1 की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। इस हिस्से को मैं इस साइड पे काट रहा हूं, आप देख लेना, ये रेड हिस्से में इस साइड पे, ये मैं बाकी का हिस्सा इस साइड पे काट रहा हूं। यहां पर आप देखेंगे तो 0.05 को आप इसको फाई इनवर्स की शक्ल में लिख लें, फाई इनवर्स ऑफ 0.05 इज इक्वल टू H1 माइनस 72 डिवाइडेड बाय 2.4। इसकी वैल्यू मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिखी है, फाई इनवर्स, इनवर्स वाला टेबल यूज करें, माइनस 1.6449 माइनस 1.6449 इज इक्वल टू H1 माइनस 72 ओवर 2.4। सो यहां से आप H1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 72 ऐड कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, माइनस 1.6449
मल्टीप्लाइड बाय 2.4 प्लस 72 इज इक्वल टू H1। अब इस पूरी स्टेटमेंट को आप कैलकुलेटर के जरिए जो है वो सोल्व कर सकते हैं। उसमें आप देखिएगा जरा, -1.6449 मल्टीप्लाइड बाय 2.4 प्लस 72, दिस विल गिव यू 68.05। आपके पास H1 की वैल्यू निकल आएगी 68.05। So this is your required value of H1। 68.05 is equal to H1 या H1 is equal to 68.01, बात एक ही है। इसका मतलब है कि यहां पर ये वाली वो हाइट है 68.05, जो कि वो 95% ऑफ द टाइम जो है वो उसको क्रॉस कर लेगा। सो दिस इज द वे कि जो आपने बात को समझना है कि जो हम आगे मूव करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती जाती है, जो हम पीछे रहेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। इस वजह से ये मैंने सारा लॉजिकल जो है वो यहाँ से लेकर आपने चलना है, क्योंकि हमारे नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल इसके ऑपोजिट भी आएगा। उसके अगले क्वेश्चन जो हम करेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि उसमें ये बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ें चलती हैं। फॉर द टाइम बिंग इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि जो हम आगे मूव करते हैं हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ जंपिंग ओवर द हाइट कम होती जाती है, जो हम पीछे रहते हैं हमारी प्रोबेबिलिटी जो है वो उसकी ज़्यादा हो जाती है। तो सबसे पहले जो है 68.05 जो है ये वो हाइट है जो 95% ऑफ द टाइम जो है वो क्रॉस कर लेगा। अब हम आते हैं उस हाइट के ऊपर, सेकंड पार्ट के ऊपर। व्हाट इज द हाइट ही विल क्लियर ओनली 10% ऑफ द टाइम। वो कितनी हाइट होगी, वो 10% ऑफ द टाइम ही क्लियर कर चुकेगा। जारी बात है वो ज़्यादा हाइट होगी जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है, तो हमने वो 10% ऑफ द टाइम वाली जो हाइट है वो फाइंड आउट करते हैं। हम सेकंड बोर्ड की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। सेकंड बोर्ड अब हम करते हैं कि वो वाली प्रोबेबिलिटी जो हमने फाइंड आउट करनी है कि 10%, सिर्फ 10%। मैंने दोबारा वो क्वेश्चन ऊपर स्ट्रेट कर दिया ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। व्हाट इज द हाइट ही विल क्लियर ओनली 10% ऑफ द टाइम। ओके, हम पहले डायग्राम के जरिए इस स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। देखो जरा, फिर हम प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट बना लेंगे। आपके जहन में होना चाहिए कि ये वो हाइट है, ये वाली हाइट। आप हाइट के लिए चलें, आप ये ऑर्डिनेट को फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल यूज कर लें। ये वो हाइट है जो 50% ऑफ द टाइम वो क्रॉस कर लेगा, क्योंकि ये 50% है ना, इधर भी 50% है। सो दिस इज द हाइट ही विल क्रॉस 50% ऑफ द टाइम। हमने सिर्फ ये देखना है कि वो कौन सी हाइट है कि सिर्फ 10% ऑफ द टाइम ही क्रॉस कर सके, जिसका मतलब है कि आपकी प्रोबेबिलिटी कम हो उस हाइट को क्रॉस करने की। जब हाइट को क्रॉस करने की प्रोबेबिलिटी कम है तो इसका मतलब है हाइट ज़्यादा हो रही है। तो ये वाली फर्ज करें, आप आगे मूव करते जाएं तो फर्ज कर लेते हैं कि ये वो हाइट है कि जिसको क्रॉस करने में उसको 10% ऑफ द टाइम ये वाली हाइट, ये हाइट या इससे ज़्यादा 10% तक वो क्रॉस कर सकेगा। ये है जी, दिस इज़ द हाइट कि ये वाला हाइट है जो कि वो 10% ऑफ द टाइम जो है वो क्रॉस करेगा। अब इसका मतलब है इसके अगेंस्ट हम प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट बना सकते हैं। अपनी प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट को बनाने के लिए आप ये वाली जो है एक्स स्केल ही चल रही है आपकी, याद रखना है। अब अगर हमारे पास मीन का हमें पता है दैट इज 72 फीट, आप इधर लिख सकते हैं। ये वाली जो है ये H2 मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ, दिस इज योर सेकंड हाइट दैट इज रिक्वायर्ड। आप इसकी प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट बना सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x। यहां पर अब आपके पास जो है ये इस तरह से आप लिख सकते हैं H2 ग्रेटर देन इक्वल टू H2 इज इक्वल टू 0.10, 10% ऑफ द टाइम ये हाइट वो गेन करेगा। अब इसके बाद इसी को जी में कन्वर्ट कर लें, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज ग्रेटर देन इक्वल टू H2 माइनस म्यू जो है वो 72 है और सिग्मा जो है वो आपका 2.4 है। पिछले क्वेश्चन में हम ये करके आए हैं। यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू H2 माइनस 72 ओवर 2.4। ये 0.10 आपका वैसे ही साथ चल रहा है। सेकंड थ्योरम दोबारा से 1 माइनस 5 ऑफ H2 माइनस 72 ओवर 2.4 इज इक्वल टू 0.10। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं 1 माइनस 0.10 इज इक्वल टू 5 ऑफ H2 माइनस 72 ओवर 2.4। ये आपका 0.90 आ जाएगा और 5 ऑफ H2
-72/2.4। यहीं से फाई इनवर्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं आप। फाई इनवर्स ऑफ 0.90 इज इक्वल टू H2 -72/2.4। सो फाई इनवर्स 0.90 की वैल्यू मैंने लिखी है ये 1.2816। तो 1.2816 इज इक्वल टू H2 -72/2.4। ये इधर मल्टीप्लाई होगा प्लस 72 ऐड हो जाएगा, तो व्हाट विल यू गेट 1.2816 मल्टीप्लाइड बाय 2.4 प्लस 72 इज इक्वल टू सेकेंड हाइट जो आपकी रिक्वायरमेंट है ये। अब देखें इस पूरी इक्वेशन को आप कैलकुलेटर पे लिख सकते हैं। 1.2816 मल्टीप्लाइड बाय 2.4 प्लस 72 जी। H2 आपका आ जाएगा 75.07। दिस इज योर रिक्वायर्ड हाइट, कि ये इतनी वो हाइट है कि जो सिर्फ 10% ऑफ द टाइम ये क्रॉस कर सकेगा। आपकी जो एवरेज हाइट वो क्रॉस करता है वो आपके पास है 72। एवरेज ऑन दी एवरेज वो 72 क्रॉस कर लेता है, यानी कि 50% ऑफ द टाइम ये हाइट क्रॉस कर लेता है। लेकिन हमने ये ऐसी हाइट निकालनी है जो कि 90% ऑफ द टाइम, यानी कि 10% ऑफ द टाइम जो है, सिर्फ 10% ऑफ द टाइम जो है वो क्रॉस कर सके। तो वो हाइट जो है वो आपके पास ये है। इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ, दिस इज हाइट। हाइट के लिए ये वाला चल रहा है। ये सिर्फ मैंने आपको सिंबॉलिकली बताया था कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप ये समझ लें। तो यहाँ पर H2 जो है वो 75.07। So this is the height he will clear only 10% of the time। 75 फीट की हाइट जो है वो सिर्फ 10% ऑफ द टाइम जो है वो उसको क्लियर कर सकेगा। सो यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स ये देखा कि हमारी एप्लीकेशन के अंदर जिस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे पास एप्लीकेशन होती है इनवर्स यूज ऑफ एरिया टेबल में, कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर ये डिफाइंड हो कि सर्टेन वेरिएबल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम उसको प्रैक्टिकली कैसे जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो है वो हाइट जो वो करता है वो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती थी। अगले क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे कि आपके पास जो है एक नया वेरिएबल जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है। उसके लिए हम चेक करते हैं कि वो कौन सा नया वेरिएबल है और कहाँ पर वो इनवर्स यूज ऑफ एरिया टेबल हम अप्लाई करते हैं। हम अपने थर्ड बोर्ड की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। हमारे थर्ड बोर्ड में हमारे पास जो तीसरा इसकी न्यूमेरिकल एप्लीकेशन है इनवर्स यूज ऑफ एरिया टेबल की, उसके लिए चेक करें ज़रा। कहता है सपोज अमाउंट ऑफ वैक्सीन रिक्वायर्ड to immunize human beings against smallpox is normally distributed with mu is equal to 0.25 ounces and sigma is equal to 0.04 ounces। यानी कि इम्यूनाइज करने के लिए वैक्सीन की जो ज़रूरत है उसकी अमाउंट जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब उसकी अमाउंट को नॉर्मली यानी कि हमारे पास जो वेरिएबल है वो है अमाउंट ऑफ वैक्सीन रिक्वायर्ड टू इम्यूनाइज द ह्यूमन बींग्स। स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट है। इंक्रीजिंग द डोजेज इंक्रीज द चांस ऑफ सक्सेसफुल वैक्सीनेशन। अगर आप डोजेज इंक्रीज करते हैं तो आपकी वैक्सीनेशन की जो सक्सेस के चांस हैं वो बढ़ जाते हैं। इसका मतलब है कि जो आप डोजेज बढ़ाते जाएंगे आपकी वैक्सीनेशन के सक्सेस के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये चीज़। कहता है व्हाट इज द मिनिमम डोजेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सक्सेस इन 99% ऑफ द केसेस। कितनी मिनिमम डोजेज आपको चाहिए कि आपकी सक्सेस जो है वो 99% केसेस में वो वैक्सीन जो है वो अपना असरअंदाज हो। कितने 99% केसेस आपके कामयाब हो जाएं, हमें वो डोजेज की मिकदार मालूम करनी है। ओके, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके लिए आप पहले देख लेते हैं। यहाँ पर इसको सॉल्यूशन में लिखते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो आपके पास जो है वो मीन आपके पास गिवन है। मीन क्या है जी 0.25 ऑन्सेस है और आपके पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है सिग्मा इज इक्वल टू 0.04 ऑन्सेस। अब जो आपके पास मिनिमम डोजेज रिक्वायर्ड है, हमने डोजेज देखनी है कि कितनी डोजेज उसे देनी चाहिए। यहां पर एक्स किस चीज को डिनोट करता है, एक्स डिनोट्स दी डोजेज ऑफ वैक्सीन। ठीक है, एक्स जो है वो वैक्सीन की डोजेज को शो कर रहा है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। द मिनिमम डोजेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सक्सेस इन 99% केसेस। अब यहां पर ये वाली अगर मैं डायग्राम को देखूं
तो इस डायग्राम के थ्रू जो है हम क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ लेंगे। देखें, ये जो एक्स स्केल है ये डोजेज को शो कर रहा है। आप डोजेज बढ़ाते जाएं आपकी सक्सेस बढ़ती जाएगी। यहाँ पर एक्स स्केल है, एक्स जो है वो डोजेज को शो कर रहा है। यहाँ पर अब आपके पास जो है हमें 99% सक्सेस चाहिए, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जाकर ये वो डोजेज की मिकदार होगी। दिस इज द डोजेज अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग 99% सक्सेस। आप यूँ समझ लें ये 99% सक्सेस हो जाएगी। आप डोजेज बढ़ाएंगे आपकी सक्सेस भी बढ़ती जाएगी। हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें हमने ये देखा था कि हाइट के बढ़ने से प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसफुल जो है सक्सेस जो है वो कम हो जाती है। हाइट के बढ़ने से जितना बार आप ऊपर रखते हैं तो उसकी जो एथलीट जो है जो कि उसको जंप कर रहा है, जंपर की हाइट जो है वो कम हो, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ जंपिंग दैट हाइट रिड्यूसेस। हाइट बढ़ने से उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। यहाँ पर क्या है कि जो आप वैक्सीन की डोजेज बढ़ा देते हैं आपकी सक्सेस बढ़ जाती है, यानी कि ये इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसलिए मैंने आगे लिखा कि जो आप डोजेज बढ़ाते जाएंगे उसकी सक्सेस बढ़ती जाएगी। अगर हमें 99% सक्सेस चाहिए तो ये डोजेज मुझे चाहिए। फर्स्ट कर लें, इसका नाम मैं डी रख रहा हूँ। दिस डोजेज इज रिक्वायर्ड टू हैव 99% सक्सेस। अब 99% सक्सेस के लिए मैं इसको भी इस तरह लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट के थ्रू। Probability of x is less than d is equal to 0.99। Obviously ये d के लिए 0.99 है 99% के लिए। अब यहाँ पर इसको z में कन्वर्ट कर लें, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। d माइनस म्यू जो है वो 0.25 है, सिग्मा की वैल्यू जो है वो है 0.04 इज इक्वल टू 0.99। ना सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट है वो एक्यूरेट बन जाए और हमारी प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट लॉजिकल वे से बने। अगर हमें लॉजिकली उसको प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट को सेट करना आता है तो थिंग्स विल बी क्वाइट ईजी। देन आप इजीली टेबल देख सकते हैं, इजीली मैथमेटिकल मैनिपुलेशन कर सकते हैं, इजीली अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन जो पहला स्टेप है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने क्वेश्चन को ठीक अंदाज के साथ फ्रेम किया है, क्वेश्चन को ठीक अंदाज के साथ उसको बना दिया, आपकी डायग्राम जो है वो ठीक है, आप जो पॉइंट आपका रिक्वायर्ड है वो सही तरह से आपने लोकेट कर लिया है। अगर ये हो गया है तो थिंग्स विल बी इजी देन। आगे देखें, आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन d माइनस 0.25 ओवर 0.04 इज इक्वल टू 0.99। इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि लेस देन है, फर्स्ट वाला थ्योरम लग जाएगा 0.25 ओवर 0.04 इज इक्वल टू 0.99। अब आप देखें कि इसको फाइन इनवर्स की शक्ल में भी लिखा जा सकता है। इस तरह से लिख लेते हैं जी। ये आ जाएगा जी आपके पास d माइनस 0.25 डिवाइडेड बाय 0.04 इज इक्वल टू फाई इनवर्स ऑफ 0.99। अब 0.99 फाई इनवर्स की वैल्यू मैंने आपके लिए लिखी है ये, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जी d माइनस 0.25 ओवर 0.04 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2.3263। नाउ सेम फैशन में d की वैल्यू निकाली जा सकती है, इसको मल्टीप्लाई करें प्लस 0.25 ऐड कर दें, ये d की मैं फाइनल वैल्यू इधर निकाल रहा हूँ। d इज इक्वल टू 2.3263 मल्टीप्लाइड बाय 0.04 प्लस 0.25 आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ d। कैलकुलेटर से आप इसे कर सकते हैं 2.3263 मल्टीप्लाइड बाय 0.04 प्लस 0.25, ये जी आपके पास आ जाएगी 0.3430। So this is the minimum dosage required to have 99% cases successful, 0.3430। आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि हमारी ये डोजेज जो है वो करेक्ट आंसर निकला है। द रीज़न इज दैट, पहले भी मैंने आपको बताया आपकी जो एवरेज डोजेज जो आप दे रहे हैं वो एवरेज है 0.25, यानी कि यहाँ पर अगर मैं एवरेज को हाईलाइट करूँ तो ये मेरे पास क्या निकलती है 0.25। इसका मतलब है कि हमारा आंसर जो निकला है वो डी चुके इससे ज़्यादा है, तो 0.25 से ज़्यादा ही निकला है ना 0.34। तो यहाँ पर ये भी हमारे पास एक चेक आ जाता है कि हमारा आंसर जो है वो ठीक निकला है। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड डोजेज
कि जो आपको रिक्वायरमेंट है, आपकी वैक्सीनेशन अगर सक्सेसफुल होना चाहती है 99% ऑफ द टाइम्स, तो आप अपनी डोजेज जो है 0.3430 के नज़दीक रखेंगे तो आपकी वैक्सीनेशन जो होगी वो सक्सेसफुल रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी। आज हमने जो देखे हैं 2 क्वेश्चंस, एक के अंदर हमने डोजेज का देखा, वैक्सीनेशन डोजेज का, और एक की तरफ हम देखा कि जंपर जो है, जो हाइट को करता है, वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और उसको हमने इन्वर्स यूज़ की देखा, और इसके बाद हमने ये वाला देखा। नेक्स्ट टाइम जो है हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि जिसमें मीन और स्टैंडर्ड एविएशन अवेलेबल नहीं होंगे। हमें मीन और स्टैंडर्ड एविएशन को खुद फाइंड आउट करना होगा, हमें दूसरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी और ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास पहले से अवेलेबल होगी प्रोबेबिलिटीज़ वगैरह की, लेकिन मीन और स्टैंडर्ड एविएशन अवेलेबल नहीं होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।